नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि एम क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन को देख रहे हैं। ये पोल्ट्री वाला सेगमेंट किसका है? पोल्ट्री वाला सेगमेंट है, जिसमें अब तक हम लोगों ने मंत्रिपरिषद तक देख लिया है। अब आगे आज हम देखने जा रहे हैं क्या क्या महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। दोस्तों, ये जो घटना चक्र है, आपका प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न बने हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरएएस हो, छत्तीसगढ़ या जितने हिंदी मीडियम के एग्जाम होते हैं, उन सभी पीएससीओ के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संकलन होता है। आपको पता है दोस्तों, ये अपडेटेड है। पहली चीज है। दूसरी चीज, इससे फायदा पढ़ने से हमारे फायदा क्या है? पहला फायदा ये होता है कि हमें एक अप्रोच पता चल जाता है कि आयोग के प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। दूसरा, हमें यह पता चल जाता है हमें क्या पढ़ना है। हम इसे स्टडी मटेरियल के कम गाइड रूप में ज़्यादा, मतलब गाइडेंस के रूप में ज़्यादा पढ़ते हैं कि ये हमें गाइड करता है हमें क्या और किस नज़रिए से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है अमोघ अमोघ क्लासेज, वहाँ पे जाके इसके आप पीडीएफ को फ्री में, मतलब वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं महान्यायवादी से। दोस्तों, क्या है, पढ़िएगा, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, जिन्हें हम कहते हैं, के पद का प्रावधान किया गया है। कहाँ है प्रावधान दोस्तों? यह अनुच्छेद 76 में। कहाँ है? अनुच्छेद 76 में है। कहा जा रहा है आगे, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। अगर पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन सा होता है, शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कौन होता है दोस्तों इसमें? महान्यायवादी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, न्यायाधीश को नियुक्ति होने के अहर्ता के लिए किसी व्यक्ति को महान न्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश, मतलब महान न्यायवादी तभी नियुक्त हो सकता है जब उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की अहर्ता, अहर्ता क्या है? अच्छा, मैंने उसकी योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, कौन सी योग्यता है उच्चतम न्यायालय की? कम से कम किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश हो, वकालत की हो, या 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, और एक अच्छा खासा अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति के जो दृष्टिकोण में क्या अच्छा विधिवेत्ता हो, तो उसे क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। वैसा है महान्यायवादी के लिए प्रावधान है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 76 में क्या लिखा गया है? महान्यायवादी का कर्तव्य, क्या कर्तव्य किस लिए नियुक्त किया जाता है? कि भारत सरकार को विधिक संबंधी ऐसे विषयों को सलाह दे और विधिक स्वरूप ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर निर्दिष्ट करें या सौंपे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो महान्यायवादी है, ये इसका काम क्या है? भारत सरकार को कोई विधिक समस्या हो रही है, किसी कानून सलाह लेना है, तो कौन करेगा? इसे उसको सलाह देगा महान्यायवादी। प्लस भारत सरकार के पक्ष से विभिन्न न्यायालयों में या फिर संसद में अपना क्या करे, पक्ष रखेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर, सलाह तो राष्ट्रपति को भी देता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होता है? सीजीआई होता है। आपने पढ़ा होगा 143 अनुच्छेद के तहत क्या होता है? सीजीआई जो होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो जज होते हैं, उसको सलाह देने के लिए मतलब कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके कृत्यों का निर्वहन करे जो संविधान अथवा तत्सम्मत प्रवृत्ति के विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान। इसका मतलब इसका वही कार्य है जो कोई विधि बनाई गई है उसके संदर्भ में, महान्यायवादी के संदर्भ में, या फिर कोई संविधान जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार ही ये काम करेगा। फिर 76 में ये कहा गया है, इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई के अधिकार। सुनवाई के अधिकार का मतलब क्या है? यह किसी भी न्यायालय में जा सकता है और भारत सरकार के पक्ष में या विपक्ष पक्ष में अपने मतलब मत को रख सकता है। ठीक है, क्या भारत सरकार क्या मत है, इसके भारत सरकार के पक्ष में वो हज में खड़ा रहेगा। ठीक है, ये तो याद रखना है, कभी विपक्ष में जाकर नहीं सुनवाई करेगा, और जब तक ये पद पे रहेगा अपने, तब तक क्या नाम है, किसी और को नहीं, मतलब कि सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब भी आएगा भारत सरकार के पक्ष में ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसी पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित। इसका मतलब ये है पश्चात पर्यंत का मतलब ये हो, तो जब भी मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय दिमाग खराब हुआ, भैया तुम काम नहीं करो यार, हटो यहाँ से, अपने पद से हटो, तो ये काम ये राष्ट्रपति इनको कान पकड़ के बाहर कर सकती हैं। या फिर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये तभी तक पद पर रह सकता है जब तक इसको अवधारित किया जाए, जब तक इसको कहा जाए। ठीक है, और पारिश्रमिक प्राप्त कर। पारिश्रमिक का क्या मतलब है? पारिश्रमिक मतलब ये होता है, एक होता है वेतन, दूसरा होता है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब ये होता है जो ये काम करेगा उसी को उसको
दिया जाएगा, उसको भुगतान किया जाएगा। अगर काम नहीं करेगा तो उसका भुगतान नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो महान्यायवादी होता है उसको एक तो वेतन नहीं दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी जो भी मामले सुनेगा भारत सरकार के पक्ष से उसकी वजह वो फीस लेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, वह अपने निजी मामले को भी, जैसे कोर्ट में उसको लड़ाई लड़ना है, किसी के पक्ष में वकालत करना है, उसको इसके लिए रोका नहीं जाएगा, यानी वो अपना भी काम कर सकेगा। ठीक है। कुछ विशेष योग्यताएं क्या है इसकी? अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, यानी वह दोनों सदन में शामिल हो सकता है लेकिन मतदान नहीं दे सकता। ठीक है। यानी मैंने कहा ना, सरकार का पक्ष रखेगा, सरकार का पक्ष रखेगा और क्या करेगा, मतदान करने के लिए, संसद का सदस्य नहीं है तो इसलिए क्या इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। अब आगे दिया गया है दोस्तों, एक संसद सदस्य की तरह भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। ठीक है। जब इस संसद सदस्यता में ये काम करेगा तो क्या करेगा, उसको वेतन भत्ते वगैरह सब के काम में दिए जाएंगे। इस कारण रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। दरअसल सर्दी है, थोड़ा खांसी वगैरह की समस्या हो रही है। ठीक है। सेम टू सेम, सेम टू सेम अनुच्छेद 165 के तहत क्या होता है, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्यों के लिए कौन हो, महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। और इनकी जो योग्यता होगी दोस्तों, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है, उसी के आधार पे इनकी भी योग्यता निर्धारित की जाती है। जितनी योग्यता उनको चाहिए उतनी योग्यता इनके लिए अनिवार्य है। ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 165(2) में क्या कहा गया? राज्य सरकार को विधि संबंधी परामर्श देगा। ध्यान देखिए, वहां पर क्या कर रहा है, तो केंद्र संबंधी परामर्श दे रहा है। यहाँ पे जो महाधिवक्ता होगा किसको देगा? राज्य सरकार को देगा। और ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होगा। पूछा जाए राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन है, क्या होगा ये? अगर पूछ लिया जाए, क्या राज्यपाल को हाई कोर्ट के न्यायाधीश सलाह देते हैं? नहीं। जैसा विशेषाधिकार आपके जज को हो, मतलब राष्ट्रपति को हो, वैसा इनको विशेषाधिकार नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। सॉरी, माफ करिएगा। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल को अवधारित करे। यानी यह वैसा ही काम इसको भी ध्यान दीजिएगा, पारिश्रमिक दिया जाएगा प्लस पश्चात पर्यंत रहेगा। पश्चात पर्यंत मतलब किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है, इनके निश्चित कार्यकाल नहीं है। पारिश्रमिक मतलब ये जो यह कार्य करेगा उसी अनुसार इसको क्या किया जाए, भुगतान किया जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 148 तहत कैग कैग का नाम सुना होगा आपने। कैग बहुत ही चर्चित रहते हैं हर समय, तो उन्हीं के लिए प्रावधान किया गया, जिसे महालेखा नियंत्रक परीक्षक कहा जाता है। क्या है? भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ध्यान देना, अगर पूछा जाए कैग की नियुक्ति कौन करता है तो क्या होगा उसका आंसर? राष्ट्रपति होगा। ठीक है। आगे हम प्रश्नों को देखेंगे भी। यह अपने पद से केवल उसी रीत या आधारों से हटाया जाएगा जिस रीत या आधारों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका मतलब क्या है? ऐसे नहीं हटाया जा सकता कि आज राष्ट्रपति महोदय मूड खराब हुआ, अबे यार कैग महोदय तुम काम नहीं कर रहे, चलो हटो यहाँ से, अब लाते हैं दूसरे कैग को। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसकी एक प्रक्रिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, मैं बता देता हूँ। इसमें एक अधिनियम है 1968 का, मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ। आखिर सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को हटाया कैसे, आगे हम लोग देखेंगे, बट एक थोड़ा सा रेफरेंस आप देख लीजिएगा, थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में जब आप लॉजिक साथ पढ़ते हैं किसी चीज को। ठीक है। सॉरी, क्या है इस अधिनियम में? इसमें एक अधिनियम है 1968 का। क्या है उसमें? उसमें यह कहा गया अगर किसी समय सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को हटाना है, अगर हम लोकसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं तो लोकसभा में तो 100 सदस्य का समर्थन चाहिए। अगर हम राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 सदस्यों का चाहिए, समर्थन चाहिए। पहले चीज प्रस्ताव करेंगे, प्लस उस पर अगर सदन 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, जिस सदन में लाया गया चाहे ये 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन भी जांच करेगा, फिर अगर वो भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, फिर ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तब हटाया जाए। लेकिन आज तक भारत के इतिहास कोई ऐसा न्यायाधीश नहीं हुआ जिसके ऊपर ये प्रक्रिया लाई गई हो। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपको बता दें कि कौन सी प्रक्रिया ऐसा है जो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है। ऐसी ही सेम प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, ऐसी ही सेम प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाने के लिए है। क्योंकि राज्यपाल को जो है हाई कोर्ट को शपथ तो दिलाता है, लेकिन उसको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। जो भी अधिकार है राष्ट्रपति को ही अधिकार है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदन को विशेष बहुमत के साथ साथ उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के प्रस्ताव पर पारित करके हटाया जाए। मैंने कहा ना, संसद के दोनों सदन का विशेष बहुमत, विशेष मतलब 2/3 बहुमत का प्रस्ताव होना चाहिए। ठीक है,
आगे चलते हैं। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए एक कैग महोदय थे रामलाल, रामलाल एक कैग हैं, रामलाल एक कैग हैं। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया 2020 2000 मान लीजिए 2015 से लेकर 2020 तक का काम किया। अब इनका पद समाप्त हो गया। अब इनके मन में अब चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक किसी पद पर नियुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए किसी आयोग के अध्यक्ष बन गए, कुछ बन गए। ऐसा नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिएगा। क्यों? इसके दो लॉजिक हैं। अगर इसको मैं बता दूं इसका लॉजिक क्या है। अगर मान लीजिए इसको पुनर्नियुक्ति पात्र होता, कैग को पुनर्नियुक्ति दी जा सकती थी या किसी पद पर रखा जा सकता था, तो उसका मतलब ये था वहां प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता। प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये हो जाता कि वह भविष्य में देखता कि अगर हम राज्य सरकार के खिलाफ कोई उजागर करेंगे, कोई भ्रष्टाचार उजागर करेंगे, कोई कमी उजागर करेंगे, तो कल हमें राज्य सरकार कोई नए नियुक्ति या कई मतलब कई मतलब अवसर के नहीं प्रदान करेगा। इसलिए इसलिए क्या करता है, ऐसा प्रावधान किएगा। पहला चीज ये। दूसरा लॉजिक इसमें यह होता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो है वह किसी मतलब किसी भी उसके राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कार्यालयों के अधीन नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी योग्यता क्या है उसके आधार पर है, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आप ऐसे ही फैक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको ऐसी रोचक तथ्यों की तरह आपको तैयारी करा रहे हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। ठीक है, जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष 65 वर्ष का मतलब क्या है? मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको जो 2024 में नियुक्त हुआ और उस वक्त उसकी उम्र जो थी 63 वर्ष थी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकता, अब तो पता चला 3 साल बाद 65 वर्ष, 2 साल बाद 65 वर्ष हो गया, मतलब इसका कार्यकाल केवल 2 वर्ष ही रहेगा। अब ये अब मान लीजिए कोई 55 साल का है नियुक्त हुआ तो इसका 2061 वर्ष तक रहेगा। यानी यह नहीं कह सकता हम 65 वर्ष होंगे तब रिटायर होंगे, नहीं। 6 वर्ष कार्यकाल रहेगा 65 वर्ष तक या 65 वर्ष, दो जो पहले हो जाए वही चीज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा गया है, ये बार बार प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 149 के भारत नियंत्रक भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षा के कर्तव्य शक्तियों का निर्धारित करता है। अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में कैग के कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण करने की बात कहेगी 149 में। ध्यान दीजिए, प्रश्न पीसीएस पूछा हुआ प्रश्न है, ये पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, फिर कह रहा है अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसका मतलब क्या? जो भी ये जांच करेगा, किसके समक्ष? केंद्र सरकार के संबंधित जितनी जांच करेगा उसको राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा। अगर मान लीजिए किसी राज्य संबंधित जांच करेगा तो मान लीजिए जो किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन या उसके जांच करेगा तो उसे राज्य के राज्यपाल के समक्ष रखेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर केंद्र संबंधित रहेगा तो राष्ट्रपति के समक्ष रखेंगे, अगर राज्य संबंधित रहेगा तो किसके ऊपर रखेंगे? समक्ष रखेंगे, राज्यपाल के समक्ष रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के तहत एक महत्वपूर्ण अधिकारी बताया। कहा कि हमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया। क्यों? क्योंकि यह वही पदाधिकारी है जो सरकारों की कमियों को उजागर कर सकता है और जनता को अवगत कराएगा कि आपकी सरकार ने जो चुना है, जो जिसको आपने चुना वो कितना गलत काम कर रहा है। ठीक है, संसद द्वारा महालेखा नियंत्रक परीक्षक कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम के द्वारा 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित क्यों किया गया ऐसा? दरअसल होता क्या था, मान लीजिए कैग है, कैग का काम कर रहा है, वही लेखा भी बना रहा है। लेखा मतलब जो भी लिखना है उसको ऑडिट, लेखा बना रहा है वही ऑडिट भी करेगा। या फिर ये बताइए, आप अपने द्वारा किए, मान लीजिए आप एक पेज नकल लिखते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपने एक पेज नकल लिखा, नकल लिखने के बाद आपसे कहा जाए आप खुद चेक कर लीजिए कितना सही क्या गलत है, तो आप क्या करेंगे? क्या अपने कमियों को सामने बताएंगे? नहीं, आप अपने कमियों को सामने नहीं बताएंगे। ठीक है, आप क्या करो, कम से कम गलतियों को निकालेंगे। ठीक है, इस क्या होता था 1971 के पहले या 1976 के पहले, ये कहा होता था केंद्र सरकार की जो लेखाएं होती थी और केंद्र सरकार की जो परीक्षक काम होता था, दोनों एक ही पद करता था।
तब ये कहा गया भाई साहब आप ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। तब एक अधिनियम द्वारा ये अलग कर दिया कि भाई आप लेखा कोई और करेगा और परीक्षा आप करिए, ठीक है। इस कर्तव्य को अलग कर, लेकिन अभी भी ध्यान देने वाली बात यह है, राज्य सरकार के ये काम अभी साथ में चल रहा है, ये तय ही कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, ठीक है, जिसमें विनियोग लेखा लेखा परीक्षक रिपोर्ट, वित्तीय लेखा पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट को दिखेगा। आपको पता है दोस्तों, संसद में 3 समितियां हैं, कौन कौन सी? लोक लेखा और प्रकलन, और तीसरा सरकारी उपक्रम। तो ये सरकारी उपक्रम, ये दोनों कमेटियां जो हैं ये इस पे आधारित होती है, इसकी रिपोर्टों को जांच करती है, संसद में ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई बेस कॉन्सेप्ट की बात। अब देखते हैं इससे संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं आपके विगत वर्षों में, कैसे प्रश्न बने हैं, आप उसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषय में कौन परामर्श देता है? अब ध्यान दीजिए, भारत सरकार पूछा हुआ है, अगर होता राष्ट्रपति तो कौन देता? आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देता है, यहाँ कौन? अटॉर्नी जनरल देगा। और ये किससे देता है? राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। किस अनुच्छेद में कहा लिखा है? 76(2) लिखा है, किसमें? 76(2) लिखा है, ठीक है। ये 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषय में परामर्श देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी है। क्या है? भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? कौन करता है दोस्तों? कैग, सॉरी, महान्यायवादी। इसका तो क्या है, कैग का कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। निर्वाचन आयुक्त का भी यही होता है, और इसका लोकसभा अध्यक्ष का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। यह भी जब तक जनता में निचले सदन में इसको बहुमत प्राप्त होता है तभी तक, अगर उसको प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं कि भारत के महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जस्ट ऊपर देखे हैं, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी किसे समझा जाता है? किसे समझा जाता है? ये महान्यायवादी को, ठीक है। और राज्य का होता तो महाधिवक्ता को। भारत के प्रथम विधिक अधिकारी कौन जाना जाता है? महान्यायवादी। जस्ट प्रश्न देखा अभी हमने। भारत सरकार के मुख्य विधिक परामर्शदाता कौन होता है दोस्तों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है। आगे चलते हैं, कहां लिखा है? भारत सरकार के मुख्य विधिक परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी होता है। और अनुच्छेद 76(3) में के अनुसार महान्यायवादी अपने कर्तव्यों का पालन भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए फिर से वही प्रश्न है। आगे चलते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई के अधिकार होते हैं? कौन होता है? तो महान्यायवादी। इसके क्या है? भारत सरकार भारत में जितने भी न्यायालय हैं वहां पर उसको क्या है? सुनवाई करने का अधिकार है। अब यहाँ प्रश्न थोड़ा अच्छा दिया है, भारत के महान्यायवादी के विषय में विचार करिए। क्या है विचार करना है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। वह वही योग्यता, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, बिल्कुल ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी सदन का एक सदस्य होना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं। वह सदन के अनुच्छेद आपने 88 पढ़ा होगा, अभी हमने चर्चा किया है। अनुच्छेद 88 के तहत वह क्या करता है? वह सदन में उपस्थित होगा, अपना मत रखेगा और विचार रखेगा, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं, तो ना तो उसका सदस्य होता है। संसद द्वारा अभियोग लगा कुछ हटा दे, अभियोग का भी प्रावधान नहीं, उसे राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, ठीक है। यानी 1 और 2 ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के, ठीक है। भारत का महान्यायाधीश संसद के सदस्य नहीं होता, परंतु वह संसद के किसी भी सदन में संयुक्त बैठक में, क्या संसद की समिति में, उसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, ठीक है। कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 88 लिखा है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता, और वह पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार क्या करना है? राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए है। बिल्कुल सही है भाई, जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा है।
महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा कि वह संसद को अवधारित करे। बिल्कुल सही। संसद करे कौन करे? नहीं, इसे राष्ट्रपति करता है, संसद नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, ये जो राष्ट्र संसद नहीं, अगर ये राष्ट्रपति होता ये सही हो जाता। कौन कर? राष्ट्रपति जितना अवधारित करता है उससे आधार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा ना, ये देखिए भारत का महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है, देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। संविधान 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का अहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश और महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है, महान्यायवादी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और वही ऐसा परिस्थिति प्राप्त करेगा जैसा राष्ट्रपति अवधारित करे। संसद नहीं, ध्यान, संसद का कोई योगदान नहीं होता इसमें। आगे यहाँ 2023-22 का प्रश्न है, ये 13 का महान्यायवादी के बारे में विचार करना है। लोकसभा के सभी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा में बोल ले सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं, मतदान नहीं कर सकता। यानी 1 2 3, 1 2 3 कहाँ है? सी ऑप्शन में। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा है। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? किसे दोस्तों? किसे? महान्यायवादी। महान्यायवादी संसद को संबोधित करता है, ये सब नहीं कर सकते। ठीक, ये सब इनको कोई अधिकार नहीं है सर। ठीक है, आगे देखिए। पार्लियामेंट या संसद के किसी सदन में सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग लेता है? कौन लेता है? तो महान्यायवादी लेता है। जस्ट बार बार हम लोग वही देख रहे हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में सम्मिलित होने और किसी भी समिति कमेटी, मतलब जो कमेटियां होती है ना, संसदीय कमेटियां होती है, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, प्रकरण समिति हो गई, या सरकारी उपक्रम कमेटी हो गई, जो प्रमुख कमेटियां हैं, यह क्या कहते हैं, उसमें भाग भी लेगा लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। कौन है दोस्तों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार? बार बार ये उबाऊ वाला प्रश्न है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का भाग ले सकता है? कौन है दोस्तों? महान्यायवादी। महान्यायवादी। अगर यही विधानसभा होता तो विधानसभा में क्या होता? तो महाधिवक्ता है। कहाँ? यहाँ राज्य की विधानसभा में। कहाँ? राज्य की विधानसभा में। थोड़ा इसे पतला कर लिया जाए। ठीक है, आगे के चलते हैं। कह रहा है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन है दोस्तों? एक चीज ध्यान देना है, उपराष्ट्रपति भी लेता है। उपराष्ट्रपति जो है, चूंकि सदस्य तो नहीं होता बट कार्यवाही में भाग लेता है, चूंकि ऑप्शन दे रखा है तो कंफ्यूजन वाली स्थिति बन सकती है। वो महान्यायवादी भी होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें सही होंगे, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, पीछे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल सही है ये। उसे संसद के में मत देने का अधिकार है, नहीं, ये अधिकार उसको नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये अधिकार नहीं है, बाकी तो सही है, ये अधिकार इसको है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है दोस्तों? कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल किसे कहते हैं? कानूनी सलाहकार। कौन होता है ये? दरअसल होता क्या है ना, अटॉर्नी जनरल के जो होता है, अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए एक और सदस्य होता है, जिसको हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कहते हैं भारत सरकार कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधिक अधिकारी भी होते हैं, जिन्हें हम सॉलिसिटर जनरल भी कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल को उससे पद दायित्व या निर्वहन की सहायता प्रदान करता है, यानी अटॉर्नी जनरल के सहायक के रूप में यह काम करता है। बार बार प्रश्न पूछा गया सॉलिसिटर जनरल पे। ठीक है, आगे देखते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है दोस्तों? अभी आपने देखा था एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एडवोकेट जनरल ऑफ, या फिर महाधिवक्ता। क्या कहा जाता है? महाधिवक्ता। किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 165(2) में। ठीक है, चलते हैं आगे। एडवोकेट जनरल या राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्यता धारण करता है। यानी कोई, वही जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा था क्या, कि कोई भी तभी बन सकता है जब उसे राज्य सरकार का क्या हो, सॉरी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होता है,
वही क्या बन सकता है, एडवोकेट जनरल बन सकता है वही, ठीक है। और इसे प्रसाद पर धारण करता है, ठीक है। राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होता है दोस्तों, महाधिवक्ता। कौन होता है, महाधिवक्ता। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, एक होता है कैग का सहयोगी, कैग का सहयोगी, कैग का सहयोगी, ठीक है। न महालेखा नियंत्रक पद से कोई मतलब है नहीं इसमें। राज्य सरकार के कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है, कौन अधिकृत है दोस्तों, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। आगे चलते हैं, प्रश्न देखिएगा, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। यहाँ महाधिवक्ता में राष्ट्रपति क्या करेगा, सोचिए पहले ये स्टेटमेंट सोचिए, राज्य का महाधिवक्ता, इसमें राष्ट्रपति क्या क्यों करेगी, इसमें ये पहले स्टेटमेंट गलत है। सिविल सेवक प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय के मूल अपील सलाहकारी अधिकारिता होती है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसमें दोनों नहीं चाहिए, ठीक है। पहला गलत था, दूसरा भी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत था, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को होती है, उच्च न्यायालय के अधिकारिता मूल अपीली है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखा एवं लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। और अगर कोई राज्य सरकार हो तो राज्य सरकार की रिपोर्ट क्या करे, राज्यपाल के क्या करे, समक्ष ये सौंपेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति होती है दोस्तों, अनुच्छेद 148, जस्ट ऊपर देखा भी हमने। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत करेगा, किसको, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, ध्यान देना है। और फिर यही राष्ट्रपति क्या करेगा, इसी रिपोर्ट को, ध्यान देना है, राष्ट्रपति का इसकी रिपोर्ट क्या करेगी, इसकी रिपोर्ट जिसे हम प्रतिवेदन कहते हैं हिंदी में, संसद के पटल पर रखवाएगा, किसके, संसद के पटल पर रखवाएगा, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा पद सृजन किया गया है, संविधान द्वारा किया गया है, ठीक है। संविधान में इसका प्रावधान है, ठीक। आगे चलते हैं, किस कहाँ है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद की कार्यकाल कितना है दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए उसके उसी तक क्या करें, पद धारण करे। कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 148(3), कितना, अनुच्छेद 148(3) कहा गया है कि इसका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो उसमें जहां तक रह सकते हैं, यानी जो भी पहले समाप्त हो जाएगा उसी तक ये पद पे रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संबंधी नियुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ध्यान देना है। क्या है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उससे उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। उसे राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता, उसे संसद द्वारा पदच्युत किया जाता। कैसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वैसे ही क्या कहते हैं, उसको हटाया जा सकता है उसी प्रक्रिया के द्वारा। बताया था ना ऊपर ना कि कैसे लोकसभा में 100 सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा में 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए, प्लस 2/3 दोनों सदनों के बहुमत से उसको पारित होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति महोदय उसे संस्तुति दे देते हैं, तब किसी को हटाया जा सकता है उसके कार्यकाल के दौरान, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, ठीक है, बल्कि उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का भी, जस्ट ऊपर हमने देखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। 148(4) में क्या लिखा गया है, इसके तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सरकार या किसी राज्य सरकार का अधीन पद के अयोग्य हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी क्यों होता है हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऊपर, देखिएगा ध्यान से। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित किसके समान है दोस्तों? किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। किसके है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। आगे चलते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है। ठीक, अच्छा, ठीक है ना। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य वैधता, व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना। इसका मतलब क्या है, पहले समझिए। व्यय की वैधता म्हणजे एक वर्क है, एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, और बिल्डिंग ये ऐसे बन गई। अब ये क्या काम करेगा? अब इस सोचेगा क्या ये बिल्डिंग बनाना ये सही था या नहीं सही था। अच्छा, सही था, अच्छा ठीक है। फिर अब ये देखनेगा कितना पैसा खर्च हुआ इस पे, कितना पैसा खर्च हुआ, इतना होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, और सस्ते में काम हो सकता था, ये सब क्या करेगा? इसी के काम जांच करेगा। ठीक है, क्योंकि उसे यह निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन के कारण दोनों ही सही, कथन और कारण दोनों सही ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कर्तव्य में से कौन कौन एक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? पालन नहीं किया, ध्यान देना, नहीं वाले स्टेटमेंट ध्यान देना। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय को लेखा परीक्षक एवं उसके संबंध प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा होने वाले सभी व्यय को लेखा को परीक्षा करना और उससे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दोनों स्टेटमेंट सही है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि लेखाओं के लेखा परीक्षक करना, उससे संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सार्वजनिक धन के प्राप्ति निर्गमन नियंत्रण करना, यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक व्यय राजकोष में जमा हो। नियंत्रण काम इसका नहीं होता, ध्यान देना, नियंत्रण काम इसका नहीं होता। ठीक है, बाकी सब काम है। क्या क्या कर्तव्य हमें देख लेते हैं। कैग के क्या क्या कर्तव्य देख लीजिएगा। वह केंद्र एवं राज्य सरकारों के राजस्व के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्यय, लेन देन लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, पहला काम यह है उसका। वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ हानि लेखा की परीक्षा करता है। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा की, भंडार गृह मतलब जो अनाज वगैरह के भंडार गृह होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका भी देखता है। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकाय के लेखा का परीक्षा करता है। सरकारी कंपनियां, निगमों लेखा परीक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे आइए। अब आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन? कैग यानी नियंत्रक लेखा महापरीक्षक कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों को लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संदेह है। संदेह मतलब जिससे, मतलब भारत के संचित निधि से दिया गया हो। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ या किसी राष्ट्र के किसी कार्यालय विभाग के रखे भंडारों, स्टॉकों, लेखाओं के लेखा परीक्षक करने और उसकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होता है। दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ध्यान देना, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही इसमें। अभी जैसे हम लोग वहां पे देखे थे पीछे। लोक लेखा नीति के फलोत्पाद असंयत प्रयोग के सुरक्षित करने के लिए साथ साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय का महत्व क्या है? क्या है? कैग कैग जो है संसद की ओर से राजकोष नियंत्रण रखता है। भारत सरकार भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। क्या ये बताइए, कभी ये काम करता है कैग? ठीक है, कैग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदन की लेखा परीक्षा समिति विचार विमर्श करती है। ये स्टेटमेंट सही है। कैग के प्रतिवेदन से मिली जानकारी के आधार पर एजेंसियां लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है। ये भी सही स्टेटमेंट है आपका। कैग ऐसी ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियां लेखा परीक्षाओं, लेखा जांच करते समय कानून उल्लंघन के अभियोग में चला जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण करता है। राजकोष का नियंत्रण संसद का काम नहीं, बल्कि संसद का ही काम है राजकोष का नियंत्रण। कैसे? क्योंकि कोई भी विधेयक जो होता है, धन विधेयक जो होता है, बिना विनियोग के, यानी अनुच्छेद 114 और 117 आपने पढ़ा होगा, बिना संसद के संस्तुति को नहीं पास हो सकता। इसलिए इसका संसद का है, ना कि इसका है। ठीक है, आगे चलते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक
क्या है, टीका टिप्पणी उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदार कौन होता है? तो संसद होता है। ठीक है, कौन होता है? संसद होता है। संविधान का अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अतः नियंत्रक महालेखा परीक्षक टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदार कौन होता है? संसद होता है। यानी ये संसद द्वारा समझिएगा, कहा यह जाता है ना, जो ट्रैग होता है संसद में ही भारत प्रतिनिधित्व करता है, संसद का ही क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के लोक लेखा समिति के बैठकों में उपस्थित है? कौन होता है दोस्तों? अब बताइएगा। लोक लेखा समिति के कैग कौन रहता है? कैग रहता है। कहाँ कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 149 में चीज लिखा गया है। क्या है? लोक लेखा समिति के बैठकों में ये क्या करेगा? भाग लेगा। संसद का संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारित करता है? कौन करता है दोस्तों? अनुच्छेद 149। मैंने कहा ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। पीसीएस में एमपी पीसीएस पूछा है, यूपी पीसीएस भी पूछा गया प्रश्न है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। संसद के दोनों सदनों संबोधन द्वारा, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा। किसके? विशेष बहुमत द्वारा। ध्यान दीजिएगा, विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शन कर दिया था। अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग को, यानी बार बार हम नहीं बोलेंगे, कैग को जिसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा नियुक्ति मिलती है, केवल उसी रीत से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो होते हैं अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार, किस पे? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, और इसे संसद के संवेद पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसी पद से हटाया जा सकता है। कैसे? उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उससे पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन का कम से कम कुल संख्या का बहुमत द्वारा प्रतिवेदन तथा सदन के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बहुमत किसे कहते हैं? 2/3। दो शब्द लिखा गया, सीधे मैं आपको थोड़ा इसका अंतर बता देता हूँ। अगर कहता है बहुमत, बहुमत का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कुल सदन संख्या कितनी है? 543। 543 मतलब 272 सदस्य इसमें +1 होना चाहिए। ठीक है, बहुमत। एक चीज ये ध्यान देना चाहिए, जो बहुमत होगा जितने उपस्थित सदस्य हैं उसका 2/3 भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अकेले जाके बैठ के करके चले जाए, नहीं, आपको इसको 2/3 संख्या भी पूरी होनी चाहिए, तभी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसका मित्र मार्गदर्शक होता है? लोकलेखा समिति का होता है। ठीक है, लोकलेखा समिति का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष अकाउंटिंग या ऑडिटिंग लेखा परीक्षक को अलग किया गया था? ये किस वर्ष किया गया दोस्तों? 1976। हम लोग ऊपर दिए थे, क्या रीजन था? मैंने आपसे चर्चा किया, देखिएगा शुरुआत से बढ़िया वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ इस चीज ध्यान दीजिए, मैं घटना चक्र तक सीमित नहीं हूँ। मैंने जो स्टडी की है, मैंने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी है, वहां को मैंने अपनी जानकारियों को वहां समाहित किया है। क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं बने, इसीलिए थोड़ा कम समझा रहा हूँ। जब हम इसका स्पेशल पॉलिटी का वीडियो लेकर आएंगे, केवल क्लास 6 पॉलिटी रहेगा, तब आप देखिएगा कितना लेवल तक जाते हैं। ठीक है, उससे एक भी प्रश्न हम बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी हम क्या घटना चक्र तक सीमित हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अपनी चीजों को नहीं लॉन्ग तक, क्योंकि इसमें कुछ बिगनर होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कई बार सुने होंगे, उनके लिए लेवल थोड़ा मिसमैच होता है, इसलिए वहीं तक सीमित है जहां तक मुझे रहना चाहिए। ठीक है, आगे जब आप पढ़िएगा, डिटेल पढ़िएगा, तब आप देखिएगा लेवल। ठीक है, आगे चलते हैं। कैग अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन करके केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को पृथक कर दिया गया था। मैंने अभी ऊपर बताया था, कैग का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा का परीक्षक करना है, ये तक ही सीमित रहेगा। और 1976 केंद्र लेखांकन के कार्यों को विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन की सहायता से किया जाता है। ठीक है, हालांकि कैग जो है अभी भी राज्यों के स्तर पर दोनों ही दायित्व करता है, मतलब वह ऑडिटिंग भी करता है, अकाउंटिंग भी करता है राज्य स्तर पर, ये केवल केंद्र स्तर पर अलग हुआ है। ठीक है, फिर से वही प्रश्न है 1976 में। आगे चलते हैं। राज्यों के वित्तीय लेखा का परीक्षण कौन करता है दोस्तों? कैग ही करता है, कैग ही करता है। ठीक है, कौन करता है? कैग ही करता है। राज्य हो या स्थानीय, अगर स्थानीय निकाय भी होता तो क्या ऑप्शन होता? वो राष्ट्रपति के अनुशंसा पर कैग ही करता है। कौन है तो करता? कैग ही करता। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक निधि के अभिभावक किसे कहा जाता है? कैग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैग को कहा जाता
भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों के लोक सेवाओं के सभी व्यय व्यय एवं लेखा परीक्षा करता है, अतः लोक नीति का क्या होता है, अभिभावक भी कहा जाता है। फिर पूछा है कैग का कार्य करते हैं, कौन सा काम करता है दोस्तों, लोक वित्त का संरक्षण काम करता है, लोक वित्त के संरक्षण का काम करता है कैग। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो थे उन्होंने क्या कहा था, जो कैग होता है, कैग भारत के सर्वश्रेष्ठ महत्व अधिकारी होगा। क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ क्या होगा, महत्व अधिकारी होगा। क्यों, क्योंकि यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। क्या होता है, सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि जो आप धन सरकार खर्च करती है वह उनको दिखाता है, भाई जब आपने पैसा गलत खर्च किया है, ठीक है, आप क्यों गलत कर रहे हैं, उसको सही करो। ये सब काम क्या करता है, ये कैग ही करता है। ठीक है, अगर ना होता तो लोग लूटते खाते। और गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं कौन सा, 14वें महालेखा नियंत्रक बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत महालेखा नियंत्रक परीक्षा यानी कैग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा है। और जो मुर्मू जी थे अभी कौन से बने, 20वें बने। अच्छा, अभी कौन बना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी जो कैग बना है कौन बने, आंसर बताइएगा। ठीक है, अब कुछ इसमें बात की गई है, क्या है, एक अधिकारी है उसके संस्थान है, कौन किसका अधिकारी होता है। जैसे उपराष्ट्रपति किसका है दोस्तों, राज्यसभा। ए में 3 कहाँ पे, ए में 3 यही है, यानी सभी ऑप्शन कट गए, ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, कैग नियंत्रक लोक लेखा समिति का होता है। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कहाँ का होता है, महाधिवक्ता जो होता है ए में 4, सरकार सरजा सी में 4। ठीक है, और महान्यायवादी होता है दोस्तों, महान्यायवादी कहाँ का होता है, डी में 2, लोक लेखा समिति का। ठीक है, आगे चलते हैं, लोकसभा का। ठीक, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, भारत का महाधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, और महान्यायवादी का होता है लोकसभा का बैठक में भाग लेता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं, क्या आता है दोस्तों, व्यवसायिक बैंकों का निष्पादन। आगे चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, ये वरीयता क्रम, वरीयता क्रम देख लेते हैं, क्योंकि अब छोटा चैप्टर बचा हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, क्या संसद से शुरुआत करेंगे। ठीक है, वरीयता क्रम क्या होता है दोस्तों, वरीयता क्रम ये होता है जो भारत के पदाधिकारी होते हैं उनको किस वरीयता पर रखा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, वरीयता क्रम कहा जाता है। क्या है, वरीयता क्रम का अनुक्रम केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के क्रम को संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसरों पर किया जाता है, यानी जब कोई राजनीतिक समारोह होता है, किस पदाधिकारी कुर्सी कहाँ लगी, किस क्रम पर बैठेगा, इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है। ठीक है, और दैनिक कार्यों को इसका प्रयोग नहीं होता। अगर मान कोई दैनिक कार्य छोला भटूरा खाने जा रहे हैं तो आप कोई काम नहीं होगा। ठीक है, 26 जुलाई 1979 में इससे संबंधित सूचना जारी की गई थी। कौन सा, वर्तमान शेष पदों का वरीयता क्रम कौन कौन सा है। सर्वप्रथम अगर पूछा जाए वरीयता क्रम सर्वप्रथम कौन पर है दोस्तों, राष्ट्रपति है, दूसरे पे उपराष्ट्रपति है, तीसरे पे प्रधानमंत्री है, चौथे पे राज्यों के राज्यपाल है। ठीक है, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उप प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बाद 6 का मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और मुख्य न्यायाधीश साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है 6वें क्रम पर होता है। 7वें पे कैबिनेट मंत्री होते हैं, और राज्यसभा, लोकसभा और विपक्ष के नेता जो होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब क्या होते हैं, सभी 7 नंबर पर आते हैं, सभी एक स्तर के हैं। जो कैबिनेट मंत्री का स्तर है वही राज्यसभा के और लोकसभा के विपक्ष के नेता का भी है, वही नीति आयोग के उपाध्यक्ष का भी है, वही भूतपूर्व प्रधानमंत्री का भी है। ठीक है, फिर 7वें में क्या है, अभी प्रश्न पूछा था हाल ही में, भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति का होता है, भारत रत्न जो होता है व्यक्ति सम्मानित किया जाता है उसको भी 7वें क्रम पे रखा जाता है। भारत की स्थिति में विदेश के असाधारण पूर्व अधिकारी, राजदूत, राष्ट्रमंडल और उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल और राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब क्या होते हैं, ये भी किसके नंबर पर रखे जाते, 8वें नंबर पर रखे जाते हैं। 9वें नंबर पर कौन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 9वें पे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं किसके है, 6वें नंबर पे। देखिए अन्य न्यायाधीश कैसे स्थान पे, 9वें स्थान पे होते हैं। ठीक है, और अभी आप हम लोग पढ़ा किसके स्थान पे, 9 का पे होते हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त किस पे होते हैं, मुख्य वो भी 9 का पे ही होते हैं। 10 में कौन होता है, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं,
लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं, राज्यों के उप मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र के राज्य के मंत्री भी क्या होते हैं, इसी 10वें नंबर पर रखे जाते हैं। ठीक है, 11वें नंबर पे महान्यायवादी कौन, महान्यायवादी और मतलब क्या है उसको, अटॉर्नी जनरल, फिर कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल, 12वें पे क्या है, जनरल और उनके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष ये रखे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया प्रश्न है, वरीयता क्रम पे अधिकारियों को क्रम लगाना है। ठीक है, निम्नलिखित अधिकारियों का पहले कौन होता है दोस्तों, सीजीआई किस कैसे नंबर पर होता है, और फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर मंत्रिमंडल सचिवालय और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद कौन हो, संघीय मंत्रिमंडल का होगा, 4 3, उसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है 2 और 1, ये होगा ऑप्शन सी। आगे चलिएगा, भारत सरकार की प्राथमिकता सारणी में भारत मुख्य न्यायाधीश उससे ऊपर कौन आता है, कौन आता है, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति किस पे होते हैं, 5 काम आते हैं, 5 काम ये आते हैं, जबकि न्यायाधीश किस पे आता है, मुख्य न्यायाधीश 6वें स्थान पर आता है, किस पे आता है, 6वें स्थान पर आता है। ठीक है, दिया होगा इसमें, देखिए पहले पे राष्ट्रपति, दूसरे पूर्व राष्ट्रपति, तीसरे प्रधानमंत्री, चौथे पे राज्यों के राज्यपाल, 5वें भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं और 6वें क्या होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बार बार पूछा गया प्रश्न है, भारत में न्यायाचार्य प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में कौन सबसे पहले आता है, इसमें देखा जाए, भूतपूर्व राष्ट्रपति किसके नंबर पर, 5वें स्थान पर आते हैं, प्रधानमंत्री किस पे आते हैं, ये भी 5वें स्थान पर आते हैं, ये 5वें कहाँ पाते हैं, 5वें पाते हैं, ये राज्यों के राज्यपाल किसके स्थान, 4थे स्थान पाते हैं। ठीक है, आगे लोकसभा अध्यक्ष किस पाते हैं, 9वें स्थान पाते हैं, भारत के लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, हाँ 9वें स्थान पे या 7वें स्थान पाते हैं। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित कौन सबसे पहले आता है। ठीक है, इसमें देखिएगा कौन आता है, सबसे पहले कौन आता है, इसमें अगर आर्डर देखा जाए तो क्या होगा, वरीयता अनुक्रम पदाधिकारी के रैंक आर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान सूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और वरीयता क्रम समान किसमें रखे, 9 क्रम है, किसमें होते हैं, 9 क्रम है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ये किसमें होते हैं, 6वें और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उनके जो होते हैं हाई कोर्ट जो न्यायाधीश उनको 14वें स्थान पर होता है और सीजीआई का 6वें स्थान पर, सीजीआई कितने होता है, 6वें स्थान पर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत सरकार के सबसे ऊंचे पद के सिविलियन अधिकारी कौन होता है, इसमें निम्न में से कौन होगा, मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, भारत सरकार के सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है, मंत्रिमंडल सचिव होता है, वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है, देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय पदाधिकारी कौन होता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सचिव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला चैप्टर आपको संसद से शुरू हो रहा है, संसद से हम कल शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जिसका पीडीएफ इसका मेरे टेलीग्राम चैनल क्या है, अमोक क्लासेज, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।